Dear student, today our topic is reconciliation of cost and financial account. Is topic from cost accounting of become second year student. स्टूडेंट नॉर्मली आपने कोस्ट शीट बनाई होगी और फाइनेंशियल अकाउंट भी बनाए होंगे। प्राय एक निर्माणी संस्था के वित्तीय व्यवहारों के लेखांकन हेतु इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम या सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों ही प्रकार के लेखों के लिए एक ही पुस्तकें रखी जाती है। अतः इस पद्धति के अंतर्गत लागत लेखों व वित्तीय लेखों में मिलान की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिन संस्थाओं में फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक का लेखा अलग अलग किया जाता है वहाँ उनके मिलान की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। यद्यपि दोनों लेखे पुस्तकें एक ही बेस पर तैयार की जाती हैं, अतः दोनों लेखा पुस्तकों के प्रदर्शन और परिणाम में स्वाभाविक रूप से समानता होनी चाहिए, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसा नहीं होता। यहाँ आवश्यक होता है कि कॉस्ट बुक और वित्त फाइनेंशियल बुक का मिलान किया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि दोनों पद्धतियों में प्रदर्शन के क्या कारण, विभिन्न अंतरों के क्या कारण रहे हैं। वाल्टर विग ने कहा है, यद्यपि बहुत सी दशाओं में लागत लेखे और वित्तीय लेखे पूर्णतः अलग अलग रखे जाते हैं, तथापि यह आवश्यक है दोनों एक दूसरे के मिलान के योग्य बनाया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की सत्यता पर कम ही विश्वास करेंगे। तो स्टूडेंट आइए आज इस टॉपिक के बारे में कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल बुक एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इस पर बात करेंगे और इन दोनों का मिलान कैसे है इसके करेंगे। और इससे पहले कि आज इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो एक बार फिर मैं अपने स्टूडेंट से हर बार की तरह निवेदन करूंगा कि वो सभी अपने घरों से इस महामारी के अंतर्गत अपने घरों से बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही निकलें और तथा इस महामारी से बचाव के लिए लोगों का आह्वान लोगों को जागरूक करें, अपने अपने परिवार को जागरूक करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट आज की युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी के कंधों पर ही देश की कमान होती है। तो मैं उनसे निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि वे अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाएं और अपने देश के डॉक्टर और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। तो आइए स्टूडेंट इसी के साथ आज टॉपिक शुरू करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। Here is the first question. What are the reason of difference between the result of cost accounting and financial accounting? पहले तो यही चर्चा कर ली जाए कि वे कौन कौन से कारण हैं कि किन कारणों से हमारी इन दोनों बुकों में अंतर आता है। The first reason is difference in direct expenses. Normally the main reason of direct expenses between the two book, financial book and cost book, स्पेशली तो दोनों बुक में एक ही अमाउंट पे खर्चे लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो कॉस्ट बुक में खर्चों का एनालिसिस किया जाता है वास्तव में उससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो दिस इज़ द वन रीज़न ऑफ डिफरेंस एंड डिफरेंस इन ओवरहेड। एंड सेकेंड रीज़न इन द ओवरहेड, द सेम रीज़न ऑफ ओवरहेड का भी मुख्य रूप से यही है कि ओवरहेड कॉस्ट बुक का एनालिसिस करते समय जिस अमाउंट पर एनालिसिस किया जाता है बाद में उससे कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इस कारण से भी इस दोनों बुकों में अंतर आ जाता है। एंड द इफेक्ट ऑफ
रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल बुक एंड कॉस्ट बुक। निश्चित रूप से जब दोनों बुकों में खर्चों में डिफरेंसेस आ जाता है तो हमारी कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट्स में अंतर आ जाता है। ये फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को यदि हम बेस माने तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट बुक में खर्चे कम या ज़्यादा कितने हो गए, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। कुछ ऐसी आइटम होती हैं या एक्सपेंसेस होते हैं जो कॉस्ट बुक में शो नहीं किए जाते। जिन खर्चों को कॉस्ट बुक में शो नहीं किए जाते तो निश्चित रूप से उससे फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। तो ऐसे खर्चों के बारे में भी हमें देखना होता है। एंड ऐसी मदों के निम्नलिखित तीन पार्ट में हम करते हैं। नंबर फर्स्ट, ए पार्ट, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, सेकंड आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड थर्ड आइटम ऑफ इनकम। तीन प्रकार के आइटम के बेस पर हम कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक के खर्चों के प्रॉफिट में आने वाले डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर देखिए कुछ व्यय और हानियाँ फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और वो फाइनेंशियल बुक में लिखी हो, फाइनेंशियल लेखों में तो शामिल की जाती है लेकिन उन्हें लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता। बिकॉज दी ऑल एक्सपेंसेस एंड आइटम related to financial book but not related to cost book. These expenses are just like a goodwill write-off, preliminary expenses write-off, underwriting commission, issue expenses on share and debenture, charity, capitalization expenses, capital nature expenditure and expenses, penalty, interest on capital, interest on debenture, abnormal losses. These are all expenses related to financial book but not related to cost book. ये वे सारी खर्चे और हानियाँ हैं जो फाइनेंशियल बुक में तो शो की जाती है लेकिन जब कॉस्ट बुक बनाई जाती है तब उनमें इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ऐसे खर्चे जब फाइनेंशियल बुक में लिख दिए जाते हैं और कॉस्ट बुक में नहीं लिखे जाते तो निश्चित रूप से हमारी फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कम हो जाता है और कॉस्ट बुक का प्रॉफिट बढ़ जाता है। सेकंड, हम बात करते हैं आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे आइटम जिनके लिए संस्था द्वारा अर्जित लाभ का प्रयोग किया गया है और लाभ नियोजन की मदें कहलाती है। ऐसे मदों को जैसे आयकर, अंशधारियों को दिया गया लाभांश, लाभों में से कोषों का निर्माण, ऐसे जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, बोनस, ये भी ऐसे हैं जिनको हम केवल फाइनेंशियल बुक में ही शो करते हैं। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिजल्ट ऑन कॉस्ट बुक। लाभ नियोजन की मदें ऐसे व्यवहार हानियाँ जिनसे केवल वित्तीय लेखों में लिखा जाता है, लागत लेखों में नहीं। तो ऐसी मदों की रकम से वित्तीय लेखों की तुलना में लागत लेखों का लाभ बढ़ जाता है। तो जब लागत लेखों के लाभ को वित्तीय लेखों से कंपेरिजन किया जाता है तो लागत लेखों के लाभों में से ये सब एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सी, जिसकी की बात है आइटम ऑफ इनकम। फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस हानियों की तरह बहुत सी प्राप्तियां और लाभ भी ऐसे होते हैं जिन्हें वित्तीय लेखों में तो लिख दिया जाता है परंतु लागत लेखों में नहीं लिखा जाता। वित्तीय लेखों में ऐसी इनकम को लिखने के कारण फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट बढ़ जाता है, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट सेम रहता है। तो यहाँ पर
इन दोनों का जब मिलान करते हैं तो कॉस्ट बुक के प्रॉफिट में ये आइटम जोड़ दी जाती हैं। दीज आइटम आर ट्रांसफ़र फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एसेट्रा। These income all related to financial book, but these not related to cost book। तो हमें इनको ऐड करने के लिए कॉस्ट बुक के प्रॉफिट में इन्हें जोड़ना होता है, तभी हमारा दोनों का प्रॉफिट इक्वल आ जाता है। आगे देखते हैं आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनेंशियल बुक। द सेम थिंग, जिस प्रकार से अभी हमने चर्चा की है कि हमारे सामने कुछ ऐसे खर्चे होते हैं और कुछ इनकम होती है जो केवल फाइनेंशियल बुक में लिखी जाती है, और फाइनेंशियल बुक में लिखने के कारण फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट उनसे घट जाता है, कॉस्ट बुक का सेम बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसी कुछ इनकम और ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो केवल कॉस्ट शीट में शो किए जाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल बुक में नहीं लिखा जाता। तो ऐसी इनकम से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट बढ़ जाता है और ऐसे खर्चों से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ऐसी आइटम है, आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट। कुछ ऐसे वे जो ये वे होते हैं वास्तव में वित्तीय लेखों में नहीं लिखे जाते, जैसे पर्सनल बिल्डिंग, रेंट ऑफ पर्सनल बिल्डिंग, सैलरी ऑफ ऑनर, एसेट्रा। ऐसी खर्चों को फाइनेंशियल बुक में घटाया गया होता है और इन लाभ को मिलाने के लिए इन्हें वापस इनको एडजस्ट किया जाएगा। लागत लेखों के परिणाम ऐसे वे जिन्हें केवल लागत पुस्तकों में दिखाते हैं परंतु वित्तीय पुस्तकों में नहीं, इनसे लागत लेखों का लाभ वित्तीय लेखों की अपेक्षा कम हो जाता है। सेम डिफरेंस इन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। कभी कभी डेप्रीसिएशन के मेथड के चार्ज करने के तरीके से भी डेप्रीसिएशन में फ़र्क आ जाता है। तो डेप्रीसिएशन यदि कॉस्ट बुक में ज़्यादा ली गई है तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट घट रहा होगा, यदि कॉस्ट बुक में कम ली है तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। तो इसका भी एडजस्टमेंट हमें करना होता है। और सेम कंडीशन अब आती है डिफरेंस इन स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक के वैल्यूएशन के कंडीशन पे भी कि हम उसकी कौन सी पॉलिसी हम कॉस्ट बुक में अपनाते हैं, कौन सी फाइनेंशियल में, लीफो मेथड, फीफो, हीफो, एवरेज, इन से भी स्टॉक के वैल्यूएशन में जो डिफरेंसेस आते हैं फाइनेंशियल बुक में और कॉस्ट बुक में, उनके डिफरेंस के कारण से भी हमारे प्रॉफिट में अंतर आता है। तो इनको भी एडजस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रिजल्ट एज शो बाय द कॉस्ट अकाउंट्स विद द रिजल्ट एज पर द फाइनेंशियल वीक। जब लागत लेखों का वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ में भिन्नता होती है तो दोनों पुस्तकों के अंतर को मिलाने के लिए एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसको तैयार करने से निम्नलिखित पद्धति है। सबसे पहले रीज़न ऑफ डिफरेंसेस, हमें खर्चों के, हमें जो दोनों बुकों के प्रॉफिट में अंतर आ रहा है उन अंतरों के कारणों की जांच कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमें अभी तक हमने जो डिस्कस किया है दोनों खर्चों पर, दोनों प्रकार की पुस्तकों पर कि वहाँ खर्चों के बेस पे भी अंतर आ सकता है, इनकम के बेस पे भी आ सकता है। कुछ खर्चे केवल फाइनेंशियल बुक में हो सकते हैं, कुछ केवल कॉस्ट बुक में हो सकते हैं, कुछ इनकम केवल फाइनेंशियल बुक में हो सकती हैं, कुछ केवल कॉस्ट बुक में, कुछ खर्चे और इनकम कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले उन खर्चों की जांच कर लेनी चाहिए और जांच करने के पश्चात हमें
एक प्रॉफिट को बेस लेकर के, यदि हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस लेकर के क्वेश्चन करते हैं तो फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को मिलान कर देते हैं। यदि फाइनेंशियल बेसिस के प्रॉफिट को बेस लेते हैं तो कॉस्ट शीट के प्रॉफिट से उसका मिलान कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट को टॉपिक को सही तरीके से समझने के लिए और इसको सही सॉल्व करने के लिए एक ही प्रकार को अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन कम हो। आप इसमें कॉस्ट प्रॉफिट वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक से एडजस्ट करते हुए उसे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक से मिलान कर दीजिएगा। और इसके मिलान करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। What are the object of preparation of reconciliation statement? निश्चित रूप से अंतर के कारणों को स्पष्ट करना इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है और दोनों लागत लेखों की शुद्धता को जांच करना होता है और लागत लेखों की पूर्णतया लाना होता है। समाधान विवरण करने की विधि यदि हम बात करें तो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि दो प्रकार की पद्धतियां, उन दोनों में से आप एक कर लीजिए। अब हम आपके सामने इसका एक स्टेटमेंट बना के बताते हैं और इसको बेस मानकर आप अपना क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो लीजिए, हियर इज ए फॉर्मेट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम ले लीजिए। सबसे पहले हमने जैसे बेस बताया कि एक प्रॉफिट को हम बेस मानते हैं, तो यहाँ भी इन्होंने लिया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। हमने लागत लेखों के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसमें ऐड क्या करना है? ओवर चार्जेज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट, ऐसे खर्चे जो लागत पुस्तकों में ज़्यादा ले लिए गए थे और ज़्यादा ले लिए गए थे तो उससे कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कम हो रहा होगा। निश्चित रूप से जब कॉस्ट बुक में खर्चे ज़्यादा लिए गए तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट नेचुरल है कम हो रहा होगा और फाइनेंशियल बुक की कंपैरिजन में। तो ऐसे खर्चे जो कॉस्ट बुक में ज़्यादा चार्ज किए गए थे, जितने ज़्यादा चार्ज किए गए थे उन्हें वापस ऐड कर दीजिए। तो पहला ओवर चार्जेज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट और रिसिप्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, ऐसे प्रॉफिट और रिसिप्ट्स जो कि कॉस्ट बुक में नहीं लिए गए थे, जो केवल फाइनेंशियल बुक में लिए गए थे, वो भी यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। सेम आइटम ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, ऐसे खर्चे जो केवल कॉस्ट शीट में ही लिए गए थे, जिनका पहले हम जिक्र कर चुके हैं, वे भी इसमें ऐड कर दीजिए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, तो कॉस्ट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक चूँकि डेबिट में होता है और कॉस्ट बुक में अगर डेबिट में ज़्यादा खर्चा लिया है तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा, उसे भी वापस ऐड कर दीजिए। एंड सेम कंडीशन अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, तो ये जो आइटम है इनकी वजह से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कम हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल बुक, इन सब को आप वापस ऐड कर दीजिएगा। और जब ये इसमें ऐड कर दिए जाते हैं तो वो प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक की कंपैरिजन में सही हो जाता है। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं लेस की। जो ऊपर ऐड किए हैं उनके जस्ट अपोजिट लेस होंगे। अंडर चार्जेस एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट, नेचुरल है, जो खर्चे कॉस्ट बुक में कम लिए गए थे, प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, वापस घटा दीजिए। एक्सपेंसेस एंड लॉस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, जो कॉस्ट बुक में खर्चे नहीं लिए गए थे वो अब घटा दीजिए। आइटम ऑफ इनकम रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, ऐसी इनकम जो केवल कॉस्ट बुक में ली गई थी
वो घटा दीजिए। एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, ये भी लेस होगी। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, इसको भी हम लेस करेंगे। जब ये सभी आइटम एस और लेस हो जाएंगे तो ऊपर हमने जो लिया था प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, और उसमें ये एडजस्टमेंट जो किए गए हैं, इस एडजस्टमेंट के करने के बाद ये आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो कि हमारे दोनों प्रॉफिट जो कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल अकाउंट्स का दिया गया होगा उनमें आपस में कंपैरिजन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था टॉपिक आपके लिए रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक। तो आज मैंने इसकी थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर की गई है, इसकी थ्योरी डिस्कस की है, और ये थ्योरी आप तैयार कीजिए। शॉर्ट नोट में 4 नंबर के क्वेश्चन में पेपर में ये थ्योरी आ जाती है। 4 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आया तो ये 15 मार्क्स का होगा। और इट्स अ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट, कठिन नहीं है ये, केवल एक थोड़ा सा माइंड मेकअप आप कीजिए। और इस टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम थ्योरेटिकल की हो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को वॉच करते रहिए, अपने मित्रों को भी बताइए, उन्हें भी दिखाइए, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें मेरे से, और वीडियो वॉच करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।